बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मैं आपको बहुत अहम खबर देने वाला हूं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी गेम ओवर हो गई है और उनके सामने इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ताकतवर कह लें, GHQ कह लें, जो मर्जी आप कहना चाहते हैं, उन्होंने कुछ ऑप्शंस, 5 गिन के ऑप्शंस रख दी हैं और उसमें ऑप्शन से मुराद कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हुकूमत को मार्शल लॉ के हवाले से भी आगाह कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक मुख्तलिफ जो जो चीजें सामने आ रही है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एलामिया तो जारी उसका बहरहाल नहीं हुआ, उखाड़ पिछाड़ कुछ हुई है जिसको आमतौर पर फौज की जबान में हम तकर्रियां और तबादले कहते हैं। कौन से जर्नल को फौज के अंदर कौन सी जिम्मेदारी दे दी गई है और खासकर वो अहम कोर जिसको हम स्ट्राइक कोर कहते हैं वो किसके हवाले में आई है, सबसे पहली बात है। और जो खिचड़ी लंदन पक रही है उनका क्या है, और फिर उसके बाद ISI और IB को क्या इमरान खान उनकी हुकूमत के हवाले से कहा गया है और इमरान खान के हवाले से जो चीजें बातें हुई, जो उनके ऊपर जो कुछ हुआ, वहां पे अहम रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने दे दी है, वो भी डिटेल में बात करेंगे। और फिर 5 करोड़ की रिश्वत की क्या कहानी है। अच्छा, अब शुरू सबसे पहले इस बात से कर लेते हैं कि फौज में अहम तकर्रियां और तबादले क्या हुए हैं। फौज के अंदर तकरीबन 7 अहम जो शख्सियात और लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनको अहम ओहदों के ऊपर तैनात या एक जगह से दूसरी जगह किया गया और उसमें से बिलखुसूस वो जर्नैल हैं जो अभी हाल ही में जिनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों के ऊपर तरक्की दी गई है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नजीर साहब को GHQ के अंदर इंजीनियर इन चीफ लगा दिया गया है और उसके अलावा जो बहुत डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन होती है जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, दीगर चीजों को देखती है, बहुत अहम है। यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल साहब को जिम्मेदारी दे दी गई है और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशन GHQ में अपॉइंट कर दिया गया। और आर्मी का भी एक एयर डिफेंस कमांड सिस्टम होता है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल साहब को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स जो है GHQ जो बैठते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह साहब को जिम्मेदारी दी गई है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब को दे दी गई है। लेकिन जो सबसे अहम स्ट्राइक कोर है, जिसको आप मंगला कोर भी कहते हैं, ये इंडिया के हवाले से और खासकर ये वो कोर है जिसने अगर बॉर्डर के ऊपर कोई गड़बड़ हो तो इसने सबसे आगे काम करना होता है। और ये जो स्ट्राइक कोर है, यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर को जिम्मेदारी दे दी गई है और इनको चूंकि बलूचिस्तान में भी खिदमत सर अंजाम देने का बड़ा अहम तजर्बा है। ये तो तकरीरियां तबादले हो गए। आखिर कल सब जानना चाहते हैं कि 9 घंटे फौज के जो जर्नैल हैं वो सर जोड़ के बैठे और उन्होंने क्या किया। इत्तलात ये हैं कि इस इजलास से पहले इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है और नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान उनके सामने, चूंकि सबको पता है कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, फैसला नवाज शरीफ ने करना है और जो फैसला वहां से होना है वो कन्वे हो जाना है और नवाज शरीफ ने वो काम कर देना। अब कल जिस तरह मैं आपको कल से बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ ने आना था यहां पे और उस मुलाकात के बाद और उसी जो पैगाम वहां पे पहुंचाया गया, कमो बेश यही बातें कल वहां पे इत्तलात जो जराए दावा कर रहे हैं डिस्कस कल के इजलास में हुआ है। और इसीलिए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मत जाओ, शहबाज शरीफ फौरन मेरे पास पहुंचो और डिस्कस करो। पहली बात, आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि गो के ISPR की जानिब से यह ऐलान हो चुका है कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर रखी हैं इस लम्हे तक। लेकिन मैं आपको खबर दे चुका हूं कि हुकूमत के कहने के बावजूद, मांगने के बावजूद समरी नहीं आ रही। जुबानी भी कहा, तहदीदी भी कहा। फिर मैंने आपको खबर दी कि एक साहब ने दावा किया कि हुकूमत ये भी सोच रही है सेक्रेटरी दिफा को उड़ा देते हैं। अब जनाब जो सबसे पहली ऑप्शन दी गई है वो ये है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कमांड की तब्दीली फौरी तौर पे फौज की नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर यह कहा गया है कि जनरल बाजवा को 7 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। ये पहली ऑप्शन है जो नवाज शरीफ के सामने रखी गई है। 7 महीनों की एक्सटेंशन का मतलब यह है
कि जनाब आली आप अगले इलेक्शन तक, जब तक असेंबली की मुद्दत है, आप तब तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें और इलेक्शन में जाने से पहले नया आर्मी चीफ लगा लीजिएगा, तब तक एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन दूसरी ये दी गई है कि आप यूं करें कि आप 4 महीने तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, और उसकी वजह यह होगी क्योंकि अगर 7 महीने देते हैं तो ये मौजूदा जर्नैल सारे रिटायर हो जाएंगे, फिर नए जर्नैल आएंगे जिसमें इवन DGISI नदीम अंजुम जो है वो भी उस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये दी गई है कि नहीं, आप यूं करें 4 महीने के एक्सटेंशन दे दें। 4 महीने के एक्सटेंशन का मतलब यह है कि अप्रैल के आसपास से एक्सटेंशन खत्म होगी, और ये जो मौजूदा जर्नैल सारे हैं, जिसमें सर शमशाद साहब हैं, फैज हमीद साहब हैं, ये सारे जर्नैल मौजूद होंगे, इनमें से कोई रिटायर नहीं होगा। तो इनमें से 4 महीने के बाद आप जो मर्जी जिसको लगाना चाहें तब लगा लीजिएगा, और इलेक्शन फिर आप बेशक अपने टाइम के ऊपर करवा लीजिएगा। अच्छा, जब ये बात हुई है तो ये 2 ऑप्शन हो गई। तीसरी ऑप्शन ये है कि ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन 4 महीने देना चाहते हैं, 7 महीने देना चाहते हैं, उसको भी छोड़ के एक और ऑप्शन है कि आप एक वाइस आर्मी चीफ लगा दें। और वॉइस आर्मी चीफ का मतलब यह है कि नायब आर्मी चीफ हो, जिस तरह हमने माजी में मुशर्रफ साहब का देखा था कि इशफाक परवेज कानी वाइस आर्मी चीफ थे, या फिर हमने देखा था कि जब जनरल जिया वाला हुआ था तो वाइस आर्मी चीफ या नायब आर्मी चीफ फिर फुल फ्लेज आर्मी चीफ बन जाएगा। तो जो आपने आर्मी चीफ लगाना है उसको वाइस आर्मी चीफ लगा दें, और उसके बाद आप उसको जनरल बाजवा को फिलहाल आर्मी चीफ रखें, और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जिस दिन खत्म होगी वाइस आर्मी चीफ फुल आर्मी चीफ बन जाएगा। और एक जर्नैल जो है उसको रूटीन के अंदर आप चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दें, तो दोनों जर्नैल जिन जिनको आप एलिवेट करना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, ऊपर एक चला जाएगा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और जिसको आप आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं वो वाइस चीफ हो जाएगा। इस दौरान जनरल बाजवा एक्सटेंशन के ऊपर काम करते रहेंगे। चौथी ऑप्शन ये दी गई है कि अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो फिर आप एक और काम कर लें। फिर यह है कि आप आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, और आम इंतखाबात का ऐलान करने के साथ मुल्क में इंटरिम सेटअप, जिसको आप निगरान हुकूमत कहते हैं, वो आ जाएगा। और निगरान हुकूमत आइन के तहत 3 महीनों 90 दिन के अंदर आती है, अगर असेंबली अपने वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। लेकिन उनका ख्याल यह है कि हम यूं करेंगे कि 90 दिन की बजाय हम 180 दिन के ऊपर ले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में दे देगी, इंडोर्समेंट दे देगी, इसको अप्रूव कर देगी। और इस दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जिसमें नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं, वो भी इलेक्शन लड़ें, और उसके बाद हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा देंगे। और इलेक्शन करवाने के बाद नया आर्मी चीफ नई आने वाली हुकूमत लगाए। यह है इमरान खान का मुतालबा, जो इमरान खान कह चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ही चलें, और हम आगे बढ़ के वो तमाम के तमाम लोग जो हैं करें। अगर आप ये ऑप्शन नहीं मानेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप फिर तैयारी 5वें ऑप्शन के अंदर ये कन्वे कर दिया गया है कि फिर मुल्क में मार्शल लॉ की तैयारी कर लें आप। और वो ये है कि फिर इस वक्त मुल्क के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, फिर फौज आएगी, उसको देखेगी, और उस इंस्टेबिलिटी को करने को तैयारी पकड़ लेगी। ज़मान पार्क के अंदर तैयारियां जारी हैं, उनको भी चीज़ों का अंदाज़ा है कि सारा कुछ हुआ है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कुछ इब्तदाई रिपोर्टें पेश की गई हैं। ये जो इमरान खान के ऊपर जो कुछ हुआ वो तो मैं डिटेल में करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ISI और IB को भी अहम जिम्मेदारी हुकूमत ने दे दी है, वो नया काम करने जा रहे हैं। चूंकि लॉन्ग मार्च की तैयारी है, और आप जानते हैं पिंडी में रास्ते बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं, इन्होंने KPK और पंजाब के जो अफसर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये टास्क दिया है ISI IB को, और ये कहा है कि आप इनकी रिपोर्टें पेश करें। क्यों? यहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत को, ये वफाकी हुकूमत ने काम किया है, ये उस मसले को ज्यादा बिगाड़ने वाली बात है। और प्रमोशन बोर्ड का इजलास बुला लिया है ताकि अफसरों को लालच दिया जाए कि अगर तहरीक इंसाफ की बात करोगे तो हम आपकी प्रमोशन रोक देंगे, और ISI IB कहेगी कि हमारी बात मानो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ रिपोर्ट देंगे। ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, कोई अच्छी खबरें इस वक्त नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।